हेलो नमस्कार, मैं हूँ याशिका और इस समय हमारे साथ हैं आमिर खान, जो कि आपको अभी हाल ही में भोला फिल्म में देखने को मिले होंगे। और आपको इनके कैरेक्टर से मैं याद दिला दूँ, करची इनका कैरेक्टर था। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा कुछ एक्सपीरियंस जो पूरा रहा है, पूरी जर्नी हम इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान दर्पण पर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू यशिका। और सबसे बड़ा तो आपके लिए शुक्रिया कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, करची कैरेक्टर सबके जहन में बैठ चुका है, कैसे मिला ये कैरेक्टर आपको? कास्टिंग कैसे हुई आपकी? थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी जी। उन दिनों मैं यहाँ रेपेट्री एक कंपनी है तो वहाँ पर जॉब कर रहा था मैं एज एन एक्टर, एनएसडी रेपेट्री कंपनी में। तो उसी दौरान शो चल रहे थे और इसी बीच में मुझे एंटी कास्टिंग से कॉल आता है कि ये कैरेक्टर है, आप इसको जल्दी से बना के भेज दो। तो मैंने कहा कि जल्दी तो नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि अभी शो चल रहा है मेरे, और मैं टाइम देख के बना के भेज दूँगा, कल देता हूँ, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन कल चला गया, ऐसे ही कल 2-3 दिन हो गए थे मैंने नहीं दिया। आखिर फिर से उनका एंटी कास्टिंग से आया कि आज दे दो, आज आखिरी है, क्योंकि कल हम पीपीएम करने जाएँगे। पीपीएम मतलब उनको दिखाने जाएँगे अजय सर को वीडियो ऑडिशन। तो इस बीच शो था, रिहर्सल चल रही है, उस बीच 15 मिनट का गैप मिला था और मैं तुरंत उस ऑडिटोरियम से और दूसरे ऑडिटोरियम में गया। और ख़ास करके बात ये थी कि वो चोरी-छुपे बनाना पड़ता था मुझे ऑडिशन, क्योंकि सबके सामने नहीं बना सकते थे कि अलाउ नहीं है रेपेट्री कंपनी के थ्रू। तो उस बीच में चुपचाप जाके, एकदम कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे करके मैं जाता था। और वहाँ मैंने दोस्त को खड़ा किया, जो एक रोहित दोस्त था, जो मेरे इसी रेपेट्री कंपनी में गेस्ट आर्टिस्ट था और दोस्त भी है वो मेरा। तो वो आया और हम तो जल्दी करो, ऐसे करके हमने तैयार किया और सही 10 मिनट के अंदर हमने तैयारी पहले से कर रखी थी कि तुरंत देंगे ऐसे करके। और 10 मिनट के अंदर वो तैयार किया और हमें एक बार में ही ऑडिशन पसंद आ गया कि यही हमको अच्छा लगता है और ये हम भेज देते हैं। या तो ये जैसे ही वहाँ पहुँचा, तो एक दिन बीता और अगले दिन मुझे कॉल आया कि तुम्हारे पास डेट्स तो है ना, तुम फ्री हो? तो मैंने बोला मेरा जॉब का है, मैं वो एंटी कास्टिंग से। तो जॉब का मेरा लफड़ा है कि, और उन्होंने बोला कि अजय सर ने तुमको फाइनल किया है और तुम लॉक हो उस कैरेक्टर के लिए। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नौकरी है और पैसा मिल रहा है महीने का और मैं फ़िल्म करूँ, मैं फँस गया दोनों में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ, बताता हूँ आपको ऐसे करके। तो फिर मैंने बाद में बहुत सोचा, बात की और फिर मैंने फाइनल किया कि हाँ, मैं करता हूँ। और हाल ही में मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर के लिए एक आर्टिस्ट था जो मुझे मिला अभी दिल्ली में, और उसने मुझे बोला कि इस कैरेक्टर के लिए मैं फाइनल हो गया था और अजय सर मुझे पसंद करते हैं और ऐसे करके, और उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया। और लेकिन रातों रात तुमने वो ऑडिशन भेजा और सर को इतना पसंद आया है कि लाइन में जितने लोग थे किसी को नहीं लिया। तो तो मतलब जिसके किस्मत में होता हाँ, है वो रोल उसी को मिलता हाँ, है, वही और बात शायद मेरा नसीब था कि ये कैरेक्टर मेरे ही हाथ आना हो और मुझे ही मिलेगा। और उसके बाद सिर्फ फाइनल हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अजय सर ने मेरे ऊपर यकीन किया इस कैरेक्टर को लेके। ना कोई वर्कशॉप की और ना कोई क्या नाम है, कैरेक्टर को लेके बहुत बातचीत होती है, एक रिहर्सल होती है। उतना रिहर्सल बेसिक की और मैं सीधा मुझे पता चला जब मैं कर्सी के लिए लाइन्स लेने गया, जो वहाँ के डायलॉग थे, वो थे राइटर, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको तुम्हें अवधी बोलना है। हाँ, इस कैरेक्टर के लिए, और मैं हूँ ब्रजभाषी, और आप ब्रजभाषी होने के नाते एक अवधी, एक फ़ोक भाषा से दूसरे फ़ोक भाषा में जाना बहुत मुश्किल होता है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन उसके लिए मैंने अपना एक दोस्त विकास, जो मेरा यहाँ जूनियर है एनएसडी में, और मैंने उसकी मदद ली, वो लखनऊ से था, और मैंने प्रॉपर अवधी के शब्द, अवधी कैसे बोली जाती है, मैंने सही 10 दिन या 7 दिन कुछ मिले थे मुझे, और 7 दिन में मैंने वो प्रिपरेशन तैयारी की और हर तरीके से जुट गया था मैं कि भाषा में पकड़ मुझे ज़रूर करनी है कि मैं उतना बोल पाऊँ एज़ एन एक्टर। और बहुत मुश्किल आई, और आखिरकार अभी पिक्चर देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि तुमने जो बारीकियाँ गाँव देहात की पकड़ी हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं कैरेक्टर को लेके। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे भी ऐसा लगा हाँ, कि लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है जनरली जैसे बोला जाता है हाँ। वैसे।
तो मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी, तो ये आपका पहला ब्रेक था या इससे पहले आपको पहला ब्रेक कब मिला? तो थोड़ा उसके बारे में पहला ब्रेक कोरोना के बाद मैं दिल्ली में ही था और मुझे कभी पता ही नहीं था कि इतने साल तक ये कास्टिंग कंपनी कुछ होती हैं या ऐसे कुछ होता है या ऐसे पहुंचा जाता है उन लोगों तक। मुझे वो रास्ते ही नहीं पता था और ना ही कभी इंटरेस्ट मेरा शायद नहीं रहा जानने के लिए कि ये भी माध्यम है ऐसे पहुंचने के लिए। तो मैं एक दिन पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था कोरोना के टाइम ख़त्म होने के बाद सेकंड जब था। तो उसी दौरान एंटी कास्टिंग से मुझे कॉल आया कि एक कैरेक्टर है और आप इसको दे दो और ऐसे-ऐसे पहला है। तो उसको मैंने सोचा कि क्या कैरेक्टर था वो थोड़ा वो बताना? कैरेक्टर लल्ली का एक कैरेक्टर था। जादूगर एक फ़िल्म थी और उसके लिए आया था फर्स्ट टाइम मेरे पास। कहाँ पे देख सकते हैं अगर जादूगर देखना चाहें? जादूगर पिक्चर आ चुकी है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ क्योंकि उसके कई सारे राउंड हुए और उनको बहुत पसंद आया एंटी कास्टिंग वालों को और उन्होंने बहुत दिखाया ऐसे करके ये हुआ। फाइनली उसमें मेरा नहीं हुआ लेकिन जब मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गया कोरोना सेकंड कोरोना आने से पहले, तो 20 दिन तक मैं थोड़ा-सा ऐसे ही परेशान रहा कि काम कैसे होगा, कैसे रहना है क्योंकि कोरोना इतना घर में बस गए थे और मुझे वो तोड़ना था, तो मैंने बॉम्बे का रुख किया। और 20 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि आपको एक फ़िल्म बन रही है, थाई मसाज। जी, और मंगेश आडवाले उनके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बोला वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और सुबह का दिन था, मैं इतना खुश हो गया कि अरे बाप रे! आज तो किस्मत खुल गई बॉम्बे में। सच में ये हाँ, एक पहला ब्रेक चमत्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये चमत्कार है और उसके बाद भी मतलब बात थी कि डायरेक्टर से मिलना है। तो मैं इम्तियाज़ अली साहब के वहाँ प्रोडक्शन हाउस में गया। फर्स्ट टाइम उस तरह की माहौल देखा मैंने कि प्रोडक्शन हाउस कैसे होते हैं और डायरेक्टर साहब ने मुझसे बात की और बहुत अच्छे से बातचीत हुई और बहुत प्यारे डायरेक्टर थे वो। और करने के बाद वो कह रहे कि हम साथ में काम करेंगे ऐसे और प्रोडक्शन आपको कॉल करेगा। उसके बाद ना प्रोडक्शन का कॉल आया ना कुछ आया, मैंने सोचा शायद नहीं हुआ है। इस बीच एंटी कास्टिंग से एक और प्रोजेक्ट आ गया, इत्तू सी बात, वो उसमें मैं लॉक हो गया। उनके भी मैं प्रोडक्शन हाउस में गया और वहाँ डायरेक्टर ने पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने बहुत कहा मुझे कि आप करिए ये रोल और हम चाहते हैं आप ही करिए और प्लीज़ कैसे भी करके मैनेज कीजिए। इतने में वहाँ बताया दूसरे इम्तियाज़ साहब के वहाँ से भी कॉल आ गया कि आप लॉक हो गए हो और आप पेमेंट बताओ, ये हुआ, बातचीत हुई और उस बीच मैंने थोड़ा-सा फ़ायदा उठाया कि 2 जगह हो गया है, कहीं थोड़ा पैसे बढ़ा के बोलता हूँ। ऐसे लेकिन अमाउंट ठीक था और उस पे अमाउंट से ज़्यादा काम मिलना ज़रूरी है। तो दोनों जगह आपने फ़िल्में करी। दोनों जगह नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने बोला एंटी कास्टिंग वालों ने कि बताइए आप कौन-सा करना चाहेंगे? तो मैंने बोला कि मैं ये थाई मसाज करूँगा। हाँ। आपने इम्तियाज़ अली की जी, जो जी, है थाई प्रोडक्शन से थाई बनी हुई फ़िल्म पहली थाई मसाज और उसी के बाद फिर एंटी कास्टिंग से एक और आया फ्रेडी, कार्तिक आर्यन के साथ, हाँ जी। थोड़ा-सा है उसमें गाने में आता है। हाँ। तो दर्शकों ने फ्रेडी तो देखी है, तो उसमें आपको ये कैरेक्टर को अगर याद रखा होगा, नहीं तो इसके बाद भोला के बाद तो आप जहाँ भी देखेंगे अच्छा आपको देखा था, वहाँ पे हाँ, ऐसा होने वाला थोड़ा है। अभी लोग थोड़ा पहचानने लग गए हैं, मॉल में जाना, कहीं देखते हैं लोग रास्ते में, तो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे आप दिल्ली से मुंबई गए तो वो सफ़र कैसा था? कैसे मुंबई रहना हुआ या कैसी क्या मुश्किलें हुई स्टार्टिंग में मुंबई में एडजस्ट करने में थोड़ा उसके मुझे बहुत साल हो गए दिल्ली में रहे और दिल्ली में एक अपनापन है बारे में? और दिल्ली मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन जब मैं यहाँ से गया क्योंकि घर से अपने आप को एक आर्टिस्ट बहुत दिनों तक बंधा नहीं रह सकता है, कोरोना टाइम में और तब मैंने सोचा कि मेरे पे इतने अमाउंट हैं कि मैं बॉम्बे में 6-7 महीने काट पाऊँगा और 6-7 महीने में कोशिश करूँगा कि इतना पैसा मिल जाए कि मैं घर का किराया निकाल सकूँ। तो मैं पहुँचा और पहुँचने के बाद मेरे लिए बहुत मुसीबत थी। और वहाँ रहना और जिनके घर में मैं रुका तो वहाँ पहले एडजस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मैं बहुत पहले से ही मैं बहुत अलग-अलग सा रहा हूँ हाँ और जी। सिर्फ़ काम पे फ़ोकस रखना और दूसरी चीज़ों पे नहीं इन्वॉल्व रहा। तो वहाँ 4 लोग रहते थे, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, मैंने कैसे भी करके कहीं सिंगल रहता हूँ या कोई एक फिर आपने कहाँ से छोटा-सा जगह ढूँढी? ढूँढा और बहुत परेशान हो गया और जो कमरा मैंने देखा उस वक़्त और वो कमरे में रात को चींटियाँ घूम रही हैं और कनखजूरा निकल आया उस कमरे में और अंधेरा था, उन्होंने भी लाइट में नहीं दिखाया, बस मैंने खिड़की देखी और मैंने डन कर दिया, छोटा-सा रूम था और मैंने वो कर दिया। मैं रात भर इतना परेशान रहा कि घर मतलब ही मुंबई में घर ढूँढना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है और बहुत महँगा था उस वक़्त और कहते हैं कि घर, घर होता है हाँ जी। घर से बेहतरीन कोई जगह नहीं है और वहाँ लोग रिश्ते बनते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे अपनापन वाले।
ज़्यादातर लोग काम से मिलते हैं, या तो काम निकालने से मिलते हैं, या जिनसे दोस्ती होती है उनसे मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल है वहाँ बॉम्बे में टाइम काटना, लेकिन अभी मैं गया हूँ दूसरी बार, लेकिन तो जिसने मुझे सर्वाइव कर लिया 6-7 हाँ, महीने, तो उनके लिए फिर वो थोड़ा हाँ, एडजस्ट हो जाते हैं और संभाल लेते हैं जी, कि जी, कैसे करना है, कैसे रहना है, जी। कैसे लोग हैं, है ना? हाँ, अभी मैं सेकंड टाइम गया हूँ मुंबई, मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव लगा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं बॉम्बे में और रुक सकता हूँ दोबारा अब से। आपको लग रहा होगा आप आमची मुंबई। हाँ, आमची मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। ये तो मैं जानना चाहूँगी जैसे करची का कैरेक्टर जो है और आमिर जो रियल लाइफ में है, दोनों के कैरेक्टर्स में क्या ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं? कैसे दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से रियल लाइफ? दोनों ही डिफरेंस है, और मैं थोड़ा हँसमुख भी हूँ और बहुत सीरियस भी रहता हूँ, दोनों तरह के मूड हैं। और करछी का एक अपना है, क्योंकि आमिर आमिर है, जो उसकी जैसे क्वालिटी है। हमने जब फ़िल्म देखी तो करची के कैरेक्टर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जब बात आती है कि आपको अपनी बेटी से मिलने जाना चाहिए। लेकिन जब हमने सुना कि अच्छा आप इतने टाइम जेल में रहे हो, आप बहुत पीछे रह गए हो, तो उसमें एक थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट भी है। तो रियल लाइफ में आमिर में ऐसे है अच्छा, कभी फ़नी, कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अच्छा किसी के प्रति? रिस्पॉन्सिबल तो हैं, हर जो जितने दोस्त हैं या घर वालों के लिए मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ। एक सही रहा और दिखाना। हाँ, राह दिखाना, और हमेशा मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ, हुँ, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा सोचता हूँ मैं, हुँ। और वो हमेशा रहता है। और इस कैरेक्टर के लिए जब मैंने ये करछी का प्ले किया, तो क्या होता है, हम एज़ एन आमिर का जो वर्क है यहाँ, जो सीखा है ट्रेनिंग से, उसको अप्लाई करना, हर एक्टर का अपना एक प्रोसेस है। हाँ जी। तो करछी के लिए बेसिकली मैंने अलग-अलग जगह जाके, जहाँ से आज़ादपुर, एक ट्रक ट्रक बहुत होते हैं वहाँ, हाँ। जहाँ बेलदार टाइप के जो छोटे जो ट्रक साफ़ करने वाले वो लेबर होते हैं, तो वो उनको देखने के लिए मैं वहाँ गया, और वहाँ के टेक्सचर को पकड़ने के लिए कि क्या हो सकता है हुँ। इसका? कैसे बोल सकता है, कैसे रह सकता है दबा-कुचला? बाकी तो स्क्रिप्ट काम करती है, तो मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी, और जो आमिर का प्ले करने का तरीका है, थिएटर में अलग है और फ़िल्मों में अलग है। तो मैंने बहुत दिमाग लड़ाया कि फ़िल्मों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने फ़िल्म को ध्यान में रख के किया, और दूसरा, जब ये आपने कैरेक्टर रियल हुआ, लाइफ से भी इंस्पायर थोड़ा लिया कि कैसे कर सकते हैं। लोगों को देखा और लोगों को जाना कि कैसे होता है। बाकी सब अपने प्रोसेस के ज़रिए मैंने चीज़ें बनाई, तैयार की, यहाँ से प्रिपेयर होके गया, और कभी-कभार सेट पे फ़ेल भी हो गया कि जो सोचता था वो अटपट सोचने से ज़्यादा ऐसा नहीं है। डायरेक्टर, क्योंकि थिएटर नहीं है वो फ़िल्म है, और फ़िल्म में जाने के बाद चेंज हो जाती है चीज़ें। और इस कैरेक्टर के लिए जब करछी का हुआ, तो मैंने 1 महीने तक फेस वॉश से मुँह नहीं धोया क्योंकि वो मुझे डस्टी लुक और वो पूरा ट्रक वाला दिखे, हाँ, वो प्रॉपर काला-सा गाँव वाला गाँव वाला वो दिख रहा दिखे, है। और मतलब हो जाते हैं वो ट्रक में बैठते हैं तो हुँ। भुड़भुड़ापन हो जाता है, उनके बालों में हो जाता है, उनकी स्किन ऐसी हो जाती है डल टाइप की। तो वो मैंने और मैंने बाल नहीं धोए बहुत दिनों तक शैम्पू से, ओके। सिर्फ़ नॉर्मल धोता था। और जब मैं सेट पे पहुँचा, तो वहाँ एक दिन जो पंखे से उड़ा रहे थे वो बाल मेरे, तो कह रहे हैं, अरे एक वहाँ थे सूरी सर, वो बोलते थे, "अरे करजी भाई क्या लगाया है? गोले का तेल लगा के आए क्या? बाल ही नहीं हिल रहे इसके।" तो सब लोग वो मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे कि अच्छा पॉज़िटिव के एकदम कैरेक्टर में आप ढल के गए हैं। हाँ, मैंने बोला मैंने बाल नहीं धोए काफ़ी टाइम से। तो वो कह रहे बाल नहीं, अच्छा, अच्छा इसलिए हो गया। तो ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी अजय देवगन जी से आप मिले, तब्बू से आप मिले। कैसा एक्सपीरियंस था? पहली मुलाकात कैसे हुई जब वो आए? क्योंकि काफ़ी बड़े कैरेक्टर्स होते हैं ये, जब हम देखते हैं फ़िल्मों में, आप खुद भी देख के देखा होगा। तो एक पर्सनैलिटी से आप जब मिलते हैं एज़ अ बडिंग आर्टिस्ट, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको? और कैसा वो मुलाकात कैसी रही? कैसे मिले आप लोग? वो थोड़ा बताएँ। जी, और ये तो बहुत ही अनुभव वाला सवाल है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। और फर्स्ट टाइम तो जब मैं मिला था तो मुंबई में था, और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छे लोग हैं वो। उनका प्रोडक्शन, उनके लोग, आस-पास के सब लोग अच्छे हैं। तो बॉम्बे में तो 1 दिन का शूट था, वो होने के बाद मैं बहुत डरा रहा था। एक कॉन्फिडेंस भी रखा कि नहीं, काम करना है, काम के लिए आए हैं और ये मेरा काम है। तो फर्स्ट टाइम हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर से मुलाकात हुई, सर बस दूर से कैसा है? ये बॉम्बे में एक बार बोला, मैंने कहा सर ठीक हूँ। जब मैं हैदराबाद गया, और हैदराबाद जाने के सुबह-सुबह एक तो फ़ोन चोरी हो गया, छीन के भाग गए दिल्ली में। और मैंने दिल्ली में हो सोचा गया हाँ, फ़ोन चोरी भाई, दिल्ली उम, वाले।
मैं अभी तो छोड़ दो। मैंने सोचा कि मैं कैसे हैदराबाद पहुंचूं, तो जैसे तैसे मेरे पे उनका जो जिनमें साइन अमाउंट था उस पे फ्लाइट की टिकट तो थी ना? हाँ, वो नहीं था, फ़ोन में था सब कुछ। तो वो मैंने डिटेल सारी दोबारा उनके प्रोडक्शन में फ़ोन किया किसी और के फ़ोन से। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट में मैंने बताया डिटेल, फिर मुझे टिकट मिली, वहाँ पहुंचा, वहाँ उन्होंने पूरी डिटेल मुझे बता दिया ऐसे-ऐसे आना है। तो फर्स्ट डे शूट था, और जब मैं गया और उस दिन पहुंचने के बाद जब सेट पे देखा, पहाड़ी एरिया में था और अमेज़िंग था, और ऐसा मतलब इस तरह का माहौल में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जैसे ही मैं पहुंचा तो क्या टेक्निकल से लेके क्या सेटअप था, इतना बेहतरीन, इतना बेह बेह इतना बेहतरीन था, वो सेट जो देख के भव्य जिसे बोलते हैं, क्या इतने बड़े लेवल पे करना। हैदराबाद का पूरा लोकेशन हैदराबाद था। में वहाँ लोकेशन थी, और जब सेटअप हो गया और पता चला कि पहला जो शॉट, वो सेट जो देख के भव्य जिसे बोलते हैं, क्या इतने बड़े लेवल पे करना। हैदराबाद का पूरा लोकेशन हैदराबाद था। में वहाँ लोकेशन थी, और जब सेटअप हो गया और पता चला कि पहला जो शॉट है सर का मेरे साथ, और मैं इधर कोने में ढूंढूं, मैं उनसे यही सोचूं यार, फर्स्ट टाइम मेरा ही क्यों हो गया, कुछ और हो जाता, ताकि मैं थोड़ा देख लेता ऐसा कुछ। फिर मैं पहला शॉट कौन सा था? जिसमें मैं पूछता हूँ, भैया बताइए ना भैया जी, कि आप वही हो वाला जो कौन। हमने फिल्म में पहला शॉट देखा है। हाँ, वो जब तब्बू आपसे पूछती हैं कि नहीं जेट नहीं नहीं चला नहीं, सकते हो। वो नहीं है। पहला शॉट मेरा वो हुआ जब मैं सीढ़ियों पे बैठता हूँ और अजय सर से अच्छा, बोलता वो हूँ, वाला पहला शॉट वो था। था। और जब किसी ने आवाज़ लगाई कि सेटअप हो गया है, तो एकदम आवाज़ लगाई, करछी कहाँ है, बुलाओ बुलाओ। मेरा नाम नहीं लेते थे, करछी बोलते थे कि करछी कहाँ है, बुलाओ उसको, लेकर आओ, ऐसे करके बुलाते थे। तो मैं आया, और आजा आजा ऐसे करके, तो सर बैठे हुए थे, और सर एकदम, और उनका ऑरा ही इतना पावरफुल है कि मतलब लोग खड़े रहते हैं और एक राजा की तरह वो प्रेजेंट तो होते हैं। इससे पहले आपकी कभी अच्छे से बात नहीं हुई उनसे? नहीं, उतना एक बार हाथ-वाथ मिलाया था, और सर ने कि तू जैसा है वैसे ही कर, जैसा प्ले करना है वैसे ही करना, और खुल के करना है। ऐसे एक बार उनके ऑफ़िस में मुलाकात हुई। बाकी सेट तो अलग माहौल था, वो ये तो नॉर्मल मिले थे। उस दिन सर कॉस्ट्यूम में भी थे और अपने डायरेक्शन के मूड में, और पूरा, और जैसे आते ही मुझे बोलते हैं एकदम भारी सी आवाज़ में, कि हाँ, बैठ यहाँ पे, ऐसे, यहाँ बैठ जा। तो मैं बैठ गया, और मैं एकदम कुर्सी पकड़ के बैठा हूँ, और मुझे चल। नर्वसनेस थी हाँ, कि नर्वसनेस थी, और एक एक्साइटमेंट थी। सुपरस्टार के सामने बैठना, तो एक मतलब प्रिविलेज वाला मोमेंट भी कभी था। मतलब सोचना तो दूर के, हम कभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। हाँ। और इस तरह, और कभी ये था कि हाँ, ये मन में ज़रूर था स्टार्टिंग से कि ज़रूर सुपरस्टार लोगों के साथ काम करूँगा जी। किसी दिन। और वो मौका मुझे अजय सर ने दिया, और शायद वो मेरे पहले और अन्नदाता कहो, या मेरे सबसे करीबी, वो हमेशा रहेंगे। और इस दौरान जब मैं बैठा तो मुझसे बोलते हैं, लाइन बोल। तो मैंने लाइनें बोली, और लाइन बोलने के बाद उन्होंने, पहली ठीक है, दूसरी बोल, दूसरी लाइन बोली तो हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा-सा ऐसे बोल के देखा, ऐसे बोल, कि ठीक है। तो उस बीच मेरा थोड़ा-सा फंबल लग गया, डर से। तो उन्होंने बोला, सर ने बोला मुझे कि अरे टेंशन मत ले, आराम से करेंगे, 5 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। वो समझ गए कि नया-नया है, और मुझे देख के, और यही एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है, ख़ास के वो एक्टर को भाँप पाए, और मुझे भाँप पाए। और उस वक़्त फिर कह रहे चलो सेटअप करते हैं, और मेरे अंदर ये चल रहा है, यार ये फंबल लग कैसे गया? इतना आज तक आर्टिस्ट कभी है ना, थिएटर किया थिएटर में है, किया, एनएसडी में आज तक नहीं हुआ, सिर्फ़ रिहर्सल थी वो। लेकिन रिहर्सल फिर में। मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखा, और कहा कि जो ट्रेनिंग है, और उसकी कुछ मैंने एक्सरसाइज थी जो मैं अपनी खुद के प्रोसेस में लाता हूँ, और वो मैंने तैयार की, और पीछे जाके करने लग गया, और करके, और फिर मुझे एक चीज़ पता था कि मैं एक सुपरस्टार के साथ तो फ़ैन हूँ ही बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं एक एक्टर हूँ, और मेरे साथ एक बड़े एक्टर हैं, और वो डायरेक्टर हैं। मैं एज़ एन एक्टर मेरा काम बनता है कि मैं एक्टर के तौर पे, को-एक्टर के तौर पे काम करूँ, और ये हमेशा से रहा है कि जहाँ स्पेस फ्लोर मिलता है, तो एक्टर चार्ज हो जाता है, तो वही मेरी कोशिश थी। और जब मैं सेट पे पहुँचा तो पहला ही शॉट मैं भूल गया। मुझे ये लगता है कि मैं परफ़ॉर्म करना है मुझे, और बहुत अच्छा करना है, और ये मेरा पहला स्टार्टिंग है, और यही मुझे स्टार्ट देना है, और अच्छा देना है। और हो गया। जब मैंने किया, और करते ही सर गए उठ के, और 1 टेक में वो हो गया। 1 टेक में ही सर ने, और दूसरा सर ने बोला कि चल आँसू भर ले इसमें, ऐसे करके, और मैंने फिर जो है फ़ोन याद किया अपना, कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है,
और फिर मैंने कुछ चीज़ें याद की, लेकिन कुछ हद तक भावुकपन रहा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा होके भी लेकिन अपनी रियल लाइफ से ही हम कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली। तो मैंने उस वक़्त उस मोमेंट में अपने आप को कहीं जोड़ा, और जोड़ने के साथ जब मैंने किया तो हो गया था। और सर ने और मुझे एक बार बीच में कट भी बोल दिया, तो मुझे लगा मेरे से गलती हो गई। सर ने बोला कि नहीं, नहीं तेरा नहीं है वो, कुछ मिस्टेक हो गया है, टेंशन मत ले। तो मैं रिलैक्स हो गया। फिर जब मैंने दूसरी बार वो किया तो मैं इतना भर गया इमोशनली, इमोशन सीन है, शायद आपने देखा हो हाँ जी। कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वो जब मैं बोलता हूँ कि ये आप कहाँ मैडम के चक्कर में पड़ रहे हो, हाँ, जब मैं बहुत इमोशनली टच होता हूँ, बेटी हाँ, की जब कहानी है। बताती हैं जिनका। तो मैं भर गया, और सर जब आए तो उन्होंने बोला कि मूव ऑन कहीं और। तो मैंने बोला पहले दिन ही मैं पता नहीं क्या पागल था क्या, एक आर्टिस्ट होता है, और मैंने सर को बोला सर एक और करें क्या? आर्टिस्ट में तो पागलपन होना ही चाहिए। हाँ, तो एक सर से मैंने बोला कि सर एक और करें क्या टेक? सर ने बोला नहीं, नहीं हो गया। तो मैंने बोला सर एक और करते हैं। पता नहीं इमोशनल बहुत हो गया था मैं। सर एक और करते हैं। सर ने बोला अरे अच्छा किया है तुमने बहुत। तब जाके मुझे संतुष्टि मिली, और उस रात काम करने के बाद मैं पूरी रात भी नहीं सो पाया। नींद ही नहीं आई कि क्या हो गया ये। और ये इतना बड़ा मोमेंट था उस इसलिए वक़्त शायद नींद पीछे से कुछ लोगों ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है, और बहुत अच्छा बोला तुमने वहाँ। तो वो मेरे लिए अचीवमेंट पहले दिन हुआ। और सर का काम इतना डेडिकेशन और इतना पावरफुल, और बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे से, और हर आर्टिस्ट का ख़्याल रखते हैं वो। मतलब ये मैंने देखा, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं प्रोडक्शन में, और एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और मुझे लगता है इसी तरह आर्टिस्ट को सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट को सुविधाएँ अच्छी मिल जाएँ तो फिर वो काम भी दिल से करता है। तो ये अजय सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और तब्बू मैम के बारे में तो मतलब क्या बोलूँ, वो बहुत हँसमुख हैं, और हँसती हैं, और बिंदास हँसती हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ। हमने जब स्क्रीन पे उनको देखा था तो वो सीरियस कैरेक्टर था, है हाँ, ना? तो हाँ। लेकिन रियल लाइफ में रियल लाइफ में वो बहुत लोगों की बातों पे हँसती है, और मुझसे धीरे-धीरे मैं बैठा रहता था, और गुमसुम सा, बात करने की हिम्मत नहीं उनसे होती पहली बार कब मिले और कैसे पता चला? वहीं शूट पे अंदर आए वो, थोड़ा-सा हो गया, फिर मैं भी नहीं बोल पाऊँ, और क्या बात करूँ, डर लगता है, और हेलो करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और मैं चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन मैम ने आके धीरे से, "कहाँ से हो?" मैं कि मैं वहाँ से हूँ, अलीगढ़ गाँव, मतलब गलीगढ़ साइड में, दिल्ली से हूँ। फिर उन्होंने अपने किस्से बताए, तो उन्होंने, वही बात है कि एक एक्टर जो होता है वही आपको को एक्टर को थोड़ा रिलैक्स करता है। मतलब उन्होंने खुद से आके खुद अप्रोच से किया आके बात, कि बात की। हाँ, घर-वर में कौन है, कैसे है? एक दिन तो शूट हो रहा था तो गर्मी थी, और उनका जो रहते हैं साथ में, हुँ, वो छाता उनकी तरफ था। हुँ। तो मैं बात कर रहा हूँ मैम से, और करते-करते उन्होंने बोला, "अरे! सर की तरफ लाओ छाता।" सर की तरफ। मैंने बोला, "मैडम मुझे आप अब बहुत अफ़सोस, मतलब मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए।" और तो ये तो हो गई पहली मुलाकात की तब्बू जी से और अजय जी से आप कैसे मिले। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी, हमने भोला की एंडिंग में ये भी देखा है कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो आप होंगे उस सेकंड पार्ट में, दर्शक जानना चाहते हैं। ये तो अब अजय सर और उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि, और उम्मीद करता हूँ भोला 2 ज़रूर बनेगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ, जिस तरह लोग प्यार दे रहे हैं, और सर ने भी तारीफ़ की वहाँ, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। और देखते हैं, और उम्मीद है, मतलब सर ज़रूर याद करेंगे मुझे। हाँ। तो अगर भोला 2 मिलती है तो आप ज़रूर करेंगे, ये मौका जाने नहीं देंगे आज नहीं, से। नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, और ये मतलब मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, हाँ। और इस मौके को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। बस अजय सर मुझे याद करें, और हमेशा याद करते रहें, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा काम करने के लिए। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं भोला के बाद? अभी भोला 2 को थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन उसके बीच में क्या कुछ और कहाँ-कहाँ हम आपको देख सकते हैं या देखने को मिलने वाले हैं? हाँ, अभी मेरी कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं है, तो इसलिए बताना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ हो रहा है, और अच्छा ही हो रहा है। और इस बीच मेरी फुकरे 3, हाँ, उसमें मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा फुकरे 3 में। तो सितंबर में वो फ़िल्म आ रही है। सितंबर में फुकरे 3 आ रही है। अभी से डेट वगैरह बुक हो रिलीज़ हुई है कुछ अभी ज़रूर, ज़रूर। और सामने आई है? हाँ, अभी तो ख़ैर भोला लगी हुई है, और सभी दर्शक जाएँ भोला देखने, और बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत बेहतरीन डायरेक्शन किया है सर ने। तो पहले भोला देखने जाइए, जब फुकरे आए तो ज़रूर, और करछी को दोबारा से फुकरे में देखने ज़रूर जाएँ। और इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि
ऐसे कई कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। अजय जी के साथ आपने काम किया, तब्बू जी के साथ ने आपने काम किया। ऐसे कोई कैरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं और शायद एक इच्छा रहती है ना दिल में, चलो इनके साथ तो काम करना है, कोई ऐसे पर्सनैलिटी? सभी मैं देखा जाए तो मैं सबसे पहले तो अजय सर के साथ दोबारा से काम करना चाहूँगा और जिस तरह का माहौल है वो मिलता है, मुझे भी उसी तरह का माहौल पसंद है। और बाकी हर एक्टर यही चाहता है कि जितने भी अच्छे एक्टर हैं उनके साथ काम करने को मौका मिले और मैं एज़ एन एक्टर मैं हर दिशा में काम करूं और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट है और मैं उनका कोई एक्टर हूं तो मतलब जैसे ही अभी कोई मिले तो मैं तैयार हूं और किसी भी प्रोडक्शन के साथ या किसी भी चीज़ किसी भी एक्टर के साथ काम करने के लिए बस थोड़ा देख के कि वो प्रोजेक्ट अच्छा हो और जहाँ नहीं, एक विश लिस्ट होती है ना हमारी कि इन एक्टर के साथ काम करना है, उन एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम करना सुपरस्टार के साथ तो हर कोई मैं तैयार हूँ जितने भी सुपरस्टार हैं हमारे यहाँ है। के। क्योंकि अभी शुरुआत हुई है तो जितने एक्टर्स के साथ आप काम करना जी, जी, चाहें, जी। एक अच्छा जी, एक्सपीरियंस। जी और इरफ़ान सर के साथ बहुत काम करने की इच्छा थी कि उनके साथ ज़रूर मैं एक दिन काम करूं और मौका वो शायद नहीं है लेकिन मेरे सपने में ज़हन में ज़रूर है वो हमेशा कि उनके साथ काश एक मौका मिलता मुझे उनके साथ काम करने का। और फ़िलहाल अभी और भी जो एक्टर हैं महान-महान हस्तियाँ उनके साथ काम करने का मौका मिले, बस ये। तो ये साथ थे हमारे साथ आमिर जी। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? ज़रूर बताएँ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में और देखते रहें हिंदुस्तान दर्पण। थैंक यू सो मच वन्स थैंक यू अगेन। यशिका।